हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संस्कार एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले एसएससी जीडी 2023 की वैकेंसी की, जो 17 जनवरी की जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम है वो हो चुका है कंप्लीट। हम उसके 25 क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम में सीधे पूछे गए और उनके रिलेटेड टॉपिक्स भी लेके आए हैं जो आगे आने वाली शिफ्ट में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को क्या करेंगे, एक लाइक और चैनल को कर देंगे सब्सक्राइब। तो गाइस जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दी, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से आपका भाई बड़ा मोटिवेट होता है, आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे ऐसे कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहता है। तो चलते हैं और वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो गाइस पहला क्वेश्चन आता है, भारत के संविधान के अनुसार भारत के संविधान के अनुसार राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। जो गवर्नर यानी राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। तो आपके लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपकी होनी चाहिए 35 वर्ष, और जबकि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपकी उम्र होनी चाहिए 30 वर्ष 25 वर्ष। देखते हैं, कुछ गड़बड़ हो रही है शायद तक। हाँ, तो राज्यपाल बनने के लिए आपकी उम्र चाहिए 35 वर्ष की थी, और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष, जबकि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। जबकि आप विधानसभा का सदस्य बनते हो किसके, अगर आप विधानसभा के सदस्य बन रहे हो विधानसभा के, तो आपकी उम्र होनी चाहिए 25 वर्ष होनी जरूरी है। विधानसभा के सदस्य के लिए 25 वर्ष। अगर बात करें राज्यपाल के लिए तो होती है आपकी 35 वर्ष, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी आपके लोकसभा और राज्यसभा के लिए आपकी उम्र होती है, वो होती है आपके 25 वर्ष नहीं, बल्कि होती है आपके 30 वर्ष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ये रहा आपके, जो विधानसभा सदस्य बनने के लिए आपकी उम्र है वो 25 वर्ष होनी चाहिए, और लोकसभा सदस्य जब राज्यपाल के लिए 35 वर्ष, लोकसभा के लिए 25 और राज्यसभा के लिए आपके 30 वर्ष होनी चाहिए। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 1290 से 320 ईस्वी तक भारत दिल्ली सल्तनत पर किसका शासन रहा था। हमसे पूछा है 1290 से 320, तो खिलजी वंश का किसका, तो खिलजी वंश। अगर बात करें दिल्ली सल्तनत में जो 5 शासन रहे किन किन ने किया था, तो गुलाम वंश थे, खिलजी वंश थे, तुगलक वंश थे, सैयद वंश थे और लोधी वंश थे। इनमें जो 5 पहले 4 है, इनमें से यानी गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक और सैयद वंश, ये तो थे आपके तुर्क, ये तो क्या थे, तुर्क। और उसके बाद में लोधी वंश था, कौन, लोधी वंश था, वो थे आपके अफगान, क्या थे, अफगान। वो थे आपके लोधी वंशज थे, वो थे अफगान, और बाकी पहले के जो है तो तुर्क थे। हमसे पूछा गया था 1290 से 1320 के बीच में, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपके खिलजी वंश। अब से इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो भी आपसे आगे आने वाली शिफ्टों में पूछा जा सकता है, वो है कि खिलजी वंश की स्थापना दास वंश के अंतिम शासक कैमर की हत्या करके जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। अलाउद्दीन खिलजी इस वंश के सबसे प्रमुख शासक था। यानी खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी, तो जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। और किसकी हत्या करके, जो दास वंश था, दास वंश का अंतिम शासक था कैमर की हत्या करके की थी। और इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था, वो था आपके अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हिंदू कैलेंडर के अनुसार गणेश चतुर्थी किस महीने में मनाई जाती है। तो गणेश चतुर्थी हिंदू कैलेंडर के अनुसार भाद्रपद महीने में मनाई जाती है, यानी अगस्त या फिर सितंबर के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को होती हैं, और चतुर्दशी का समाप्त होता है। यह मतलब ये जब चतुर्थी को यानी आपके चौथ को स्टार्ट होती है और चौदस यानी चतुर्दशी को जाकर समाप्त होती है। यानी ये कितने दिनों का, 10 दिनों का त्यौहार होता है। और कहाँ, कौन से महीने में, तो ये आपके भाद्रपद महीने में मनाई जाती हैं। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A किससे संबंधित हैं। जो 21A वो किस है, अनुच्छेद 21A यह घोषणा करता है कि राज्य के 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। यह प्रावधान केवल प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाता है। इसे 2002 के 86वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया, तो इसे जोड़ा गया था आपके 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था।
इससे रिलेटेड यानी ये कौन सा अधिकार है, तो इसमें आता है शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 14 में कौन सा आता है, तो अनुच्छेद 14 में आता है आपका कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 19 में आता है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 21 के अंदर आता है जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके कोली नृत्य किस राज्य से संबंधित है। कोली नृत्य वो किस राज्य से संबंधित है, तो कोली नृत्य आपके राजस्थान महाराष्ट्र और गोवा से संबंधित है। किसे, महाराष्ट्र और गोवा से ये संबंधित है। अगर आपके महाराष्ट्र आया तो महाराष्ट्र सही है, लेकिन अगर आपके ऑप्शन में गोवा था तो इसका राइट आंसर गोवा भी होगा। अगर हमसे पूछ ले कि महाराष्ट्र के और मतलब और कौन कौन से जो लोक नृत्य, तो इसमें आता है आपके धनगगरी गांजा आता है, कोली नृत्य आता है, लावणी आता है और आपके एक तमाशा भी आता है। क्या आता है, तमाशा भी आपके महाराष्ट्र का एक लोक नृत्य है। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वॉलीबॉल की एक टीम में कितने फील्ड खिलाड़ी होते हैं, यानी वॉलीबॉल की एक टीम के अंदर फील्ड के अंदर कितने खिलाड़ी होते हैं, तो वो होते हैं आपके राइट आंसर आ जाएगा 6 खिलाड़ी होते हैं वॉलीबॉल की टीम के अंदर। अब देख लेते हैं विभिन्न खेलों के खिलाड़ियों की संख्या, जो अलग अलग खेल है उनके अंदर खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। बास्केटबॉल में 9 होती हैं आपके। उसके बाद में देख लेते हैं, हाँ, जो बास्केटबॉल में कितनी होती है, बास्केटबॉल में आपके होती हैं, बास्केटबॉल में 9 होती हैं। रग्बी के अंदर 15 होती हैं, पोलो के अंदर 4 होती हैं और वाटर पोलो के अंदर आपके 7 होती हैं। उसके बाद में ये थोड़े नीचे रह गए, इसे भी देख लेते हैं। पोलो के अंदर 4 होती है, वाटर पोलो में 7 होती है, खो खो में 9 होती है, कबड्डी में 7, हॉकी के अंदर 11, फुटबॉल के अंदर 11, क्रिकेट के अंदर 11 और नेट बॉल के अंदर आपके 7 खिलाड़ी होते हैं। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले, इन्हें आपको क्या करना है याद। पोलो के अंदर 4 होते हैं, वाटर पोलो में 7 होते हैं, खो खो के अंदर 9, कबड्डी के अंदर 7, हॉकी में 11, फुटबॉल में 11, क्रिकेट में 11 और नेट बॉल के अंदर आपके 7 खिलाड़ी होते हैं। उसके बाद में एक क्वेश्चन ये आता है अपने कि विश्व में हरित क्रांति का जनक, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन के रूप में किसे जाना जाता है, तो ये आप सभी को पता है, वो जाना जाता है आपके नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है। इन्होंने वर्ष 2017 में नॉर्मन बोरलॉग ने उच्च उपज देने वाली किस्में हाई फ्लीटिंग वेराइटीज़ को विकसित करके इस कार्य के लिए किया था। अगर पूछ ले हमें भारत के अंदर हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो वो माना जाता है आपके MS स्वामीनाथन। किसे, MS स्वामीनाथन को भारत के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर माना जाता है। ये देख लिया था, हाँ, ये भी हमने आ चुका है ग्रीन रेवोल्यूशन वाला। उसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे आता है कि मई 2022 में भारत के विदेश सचिव यानी फॉरेन सेक्रेटरियल कौन थे, तो वर्तमान में मई 2022 में भारत के विदेश सचिव के रूप में विनय मोहन क्वात्रा कार्यरत हैं। तो 2022 में कौन थे विदेश सचिव यानी फॉरेन सेक्रेटरियल कौन थे, तो वो थे आपके मोहन क्वात्रा। कौन थे, मोहन क्वात्रा। ये देख सकते हैं आप। 33वें थे आपके हर्ष श्रृंगला थे, वो 29 जनवरी 2022 को चुने गए थे। 2020 में चुने गए और 30 अप्रैल 2022 को ये आपके रिटायरमेंट हो गए। लेकिन अब बात करें अभी के वर्तमान के अंदर जो 34 में वो है वो विनय मोहन क्वात्रा, जो 1 मई 2022 को हुए थे, अभी आपके फिलहाल कार्यरत हैं। उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किस मंत्री ने सबसे बड़े दक्षिण एशियाई फिल्म बाजार का उद्घाटन किया था। विच मिनिस्ट्रियल इंक्लूड साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल की जगह आप मार्केट कर लेना, थोड़ी बहुत हो जाती है ऊपर नीचे। हाँ, तो ये देख ले, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर यानी यूनियन मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर ने नवंबर 2022 में गोवा में फिल्म बाजार का उद्घाटन किया था। ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फिल्म बाजार था। ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फिल्म बाजार था। इसे 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आईफा के अवसर पर आयोजित किया गया था। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके परमाणु क्रमांक 12 किस तत्व का होता है, यानी परमाणु क्रमांक 12 किस तत्व का होता है, तो वो होता है आपके मैग्नीशियम का। था क्रमांक जड़ तत्व का नाम प्रकृति आवर्त समूह। उसके बाद में देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हरित क्रांति किस फसल से संबंधित है। चावल और गेहूं की अधिक उपज देने वाली किस्मों से उपलब्ध हैं और हरित क्रांति सर्वप्रथम कहाँ पर हुई थी, मैक्सिको में हुई थी। कब हुई थी, तो हुई थी आपके 1960 के अंदर हुई थी।
मैक्सिको के अंदर। अगर पूछ ले भारत में कहाँ पर हुई थी, तो भारत में हुई थी आपके पंजाब के अंदर हुई थी सबसे पहले। अगर देख लेते हैं एक और क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने की थी? भारत के अंदर राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने की थी? सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने भारत की राष्ट्रीय आय की गणना 1867-68 में धन पलायन के सिद्धांत के आधार पर की थी। किस आधार पर की थी? तो उन्होंने कि सिद्धांत कौन सा लिया था? तो उन्होंने धन पलायन का सिद्धांत के आधार पर उन्होंने की थी। उन्होंने उस समय भारत के प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताई थी। कितनी बताई थी? तो 20 रुपये बताई थी। उसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्लीकट्टू मूलतः किस देश का स्पोर्ट्स है? तो वह भारत का है और तमिलनाडु में पोंगल के त्यौहार पर मनाया जाता है। इसमें इंसानों से, सॉरी बैल से इंसानों की लड़ाई कराई जाती है और इसे 2014 के अंदर प्रतिबंध कर दिया गया था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके कहाँ निर्वासित किया गया था? लाल किले में कुछ दिन कैद रखने के बाद उन्हें रंगून में भेज दिया था और जहाँ उनकी मृत्यु हो गई थी। और कहाँ पर भेजा गया था? तो उन्हें कैद तो आपके लाल किले में किया था, निर्वासित करके भेजा कहाँ? तो रंगून, यानी म्यांमार के अंदर, म्यांमार की जो राजधानी थी उस समय रंगून, वहाँ पर भेज दिया था। उसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा महासागर एस के आकार का है? तो वो होता है अटलांटिक ओशियन है, वो एस के आकार का है। उसके बाद में आता है डी के शेप में कौन सा है? तो आर्कटिक ओशियन है। आर्कटिक ओशियन जो है डी के आकार के हैं। उसके बाद में पूछ लेता है एम शेप का कौन सा है? तो जो इंडियन यानी हिंद महासागर है वो आपके एम आकार का समुंदर है, महासागर है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आपके देश की जीडीपी आंकलन किस क्षेत्र के संबंधित होता है? तो वो होता है आपके आर्थिक संबंध से, आर्थिक क्षेत्र से संबंधित रखता है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है, मनरेगा किस मंत्रालय के द्वारा कार्य क्रियान्वित होता है? तो ये होता है आपके ग्रामीण विकास मंत्रालय मनरेगा योजना क्रियान्वयन करने के लिए नामित अधिकारी प्राधिकारी हैं। यानी किसके द्वारा होता है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा मनरेगा होता है। और मनरेगा का पूछा पूरा नाम पूछ सकता है, तो इसका होगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम, रोजगार गारंटी अधिनियम। और ये शुरू हुआ था आपके 2005 के अंदर इसे शुरू किया गया था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, 2022 में संगीत अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था? तो वो आपके दो जनों को दिया गया था। एक तो थे ऋषिकेश सुलभ और दूसरे थे अनूप जलोटा और ऋषिकेश सुलभ को दिया गया था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सीता का पर्यायवाची शब्द कौन सा था? उसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से आपसे पूछा गया था कि सीता का कौन सा है जो पर्यायवाची नहीं है। अगर हम यहाँ पर देखें तो सीता का पर्यायवाची कौन कौन से हैं? तो सीता का पर्यायवाची आपका विदेही हो जाएगा, जानकी हो जाएगा, भूमिजा हो जाएगा, जनक तन्य हो जाएगा, जनक नंदिनी हो जाएगा और राम प्रिया भी आपके हो जाएगा। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि बाग बाग होना का क्या अर्थ है? तो बाग बाग होना का अर्थ होता है बहुत खुश होना। तो आज के लिए इतना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को कर दें सब्सक्राइब, और अब चैनल को क्या कर देंगे? सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को कर दे शेयर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।